नमस्कार। यदि पिथौरागढ़ में आप आएँ और थोड़ा-सा वास्ट में बात करूँ तो यदि हम उत्तराखंड में कहीं जाएँ और उत्तराखंड में ख़ासकर पिथौरागढ़ के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में, पहाड़ के बारे में, पिथौरागढ़ के बारे में यदि आपको जानना है तो आपके सबके लिए एक सरल रास्ता बताता हूँ। हालाँकि वो सरल रास्ता भी कठिन है कि वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं पिछले 35 साल से गाहे-बगाहे में हमारी बात होती रहती है, 1-2 बार मुलाकात हुई है। लेकिन उससे पहले 5 साल जो मैं पिथौरागढ़ में था, उसमें जो भी मैंने लिखा है, अखबारों में लिखा है, मैगज़ीन्स में लिखा है, वो सबके पीछे जो हाथ जिस व्यक्ति का है, वो आज हमारे साथ हैं। उनका नाम है ललित पंजी और वो आज हमारे साथ हैं तो ऐसे समझो कि मेरी लॉटरी लग गई। वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए और आज हम एक लंबी बातचीत करेंगे। हो सकता है हम ब्रेक में बातचीत करें, लेकिन हम एक लंबी बातचीत करेंगे और इतना ज्ञान आज आप लोगों को मिलने वाला है पिथौरागढ़ के बारे में, आदि कैलाश के बारे में, मिलम के बारे में, ओम पर्वत के बारे में, दारमा के बारे में। तो एक अद्भुत वीडियो जो लोग अपनी जड़ों से हट गए हैं, दूर हो गए हैं, विदेशों में चले गए हैं या पहाड़ से दूर हो गए हैं, वो उनके लिए ये एक वापस लौटने जैसा होगा इंटरव्यू। तो डायरेक्ट चलिए हम लोग बात करते हैं ललित पंजी से। दादा, हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हम डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाएं? मेरा ये मानना है कि हमारा जो ये इलाका है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ से उत्तर की ओर जो महा हिमालय का हिस्सा है, हम लोग उप हिमालय में पिथौरागढ़ शहर आता है। तो जो महान हिमालय का हिस्सा है वो थोड़ा सा कठिन है। उप हिमालय की में बसा सतह हैं और लोग बाग वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जो अद्भुत कुमाऊं हिमालय है जिसमें महान हिमालय भी है और जिसमें परा हिमालय भी है, और जहाँ बेहद आकर्षक पवित्र शिखर हैं, जहाँ दर्रे हैं तिब्बत की ओर खुलने वाले, जहाँ नदियों को पार कर पश्चिमी नेपाल में जाया जा सकता है। हमारी सीमा, पिथौरागढ़ की सीमा पश्चिमी नेपाल से लगी हुई है, इसलिए टार तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है, चीन अधिकृत है, उससे हमारी सीमाएं लगती हैं इस जिले की, इसलिए इसको सीमांत जिला कहा जाता है। और ये 1960 में 24 फरवरी 1960 को ये बना था, और वो समय जो था वो ठीक वो काल था जब तिब्बत के पठार में, प्लेट्यू में और पश्चिमी तिब्बत में, मानसरोवर के इलाके में, ताकलाकोट के इलाके में चीन का पूरा वर्चस्व हो गया था और चीन की निगाहें भारत की सीमाओं पर टिक गई थी। और बहुत संभव है कि वो इस तैयारी में था कि भारत पर आक्रमण किया जाए। इसलिए मेरा ये मानना है कि मैं इसको और आगे ले जाऊंगा। ये सत्य तब सामने आया जब 1962 में, और पिथौरागढ़ के लिए उत्तराखंड में 1963 में, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और हमारा ये जो क्षेत्र था ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। और तब मुझे आज भी याद है उन दिनों की, मैं 11-12 वर्ष का था, तो मुझे वो दिन याद है। ऐसा सुना जाता था कि आज चीन पिथौरागढ़ तक आ जाएगा, आज चीन काली नदी घाटी से भीतर को आ जाएगा। इस तरह की परिचर्चाएँ हमारे शहर में रहती थी। और एक यहाँ से अगर आप उत्तर की ओर जाते हो तो बॉर्डर बनने के बाद ही चौलजीबी नाम का जो स्थान है, जहाँ पर मिलम ग्लेशियर से उपजने वाली गौरी गंगा, और ठीक लीपुलेख पास जिससे हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं उसके बिल्कुल पास काला पानी से उपजने वाली सबसे बड़ी, इस इलाके की सबसे बड़ी गंगा सिस्टम की काली नदी, जो भारत और पश्चिम नेपाल में सीमा बनाती है, वो नीचे को आती है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और यहाँ से 24 किलोमीटर पर अगर हम झूलाघाट चले जाएं पूर्व की ओर, तो पश्चिमी नेपाल का पूरा वो बॉर्डर हमारे साथ जाता है। वो लीपुलेख से स्टार्ट होकर के वो एक तरह से वो सीधे जहाँ पर शारदा बन जाती है महाकाली, टनकपुर तक ये पूरा पश्चिमी नेपाल और हमारी सीमा होती है। और अगर हम उत्तर की ओर जाएं तो काला पानी से लेकर के, काला पानी और काला पानी से हम आगे नाबीडांग से और आगे हम लीपुलेख पास में जाएं, तो लीपुलेख पास से लेकर के अब हम पश्चिम को आए तो ये जो ब्यास घाटी है उच्च हिमालयी, 4 घाटियों में से जो काली नदी की घाटी है वो ब्यास कहलाती है, जो धौली गंगा की घाटी है वो दारमा कहलाती है, जो गौरी गंगा की घाटी है वो जोहार कहलाती है। ये 4 उच्च हिमालयी और परा हिमालय जिसके हिस्से में पड़ता है, और मेन बाउंड्री लाइन जो स्काई लाइन है उसके इस ओर का एक हिस्सा है। कल मैंने जिक्र भी किया था, मैं औरों को भी जिक्र करता हूँ कि इसको अगर आज अब हम इस बाउंड्री को क्लासिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि लीपुलेख से
लिम्पियाधुरा तक, ये जो लिम्पियाधुरा तक का पूरा इलाका है, ये इलाका कुमाऊं हिमालय का वो हिस्सा है जो पूर्वी है। और थोड़ा सा अगर हम लिम्पियाधुरा से आगे बढ़कर बाराहोती तक चले जाएं, सलसल पास बाराहोती तक चले जाएं, तो ये पूरे कुमाऊं का पिछला एक्सटेंशन हम इसको कहते हैं, जो जोहार के भीतरी हिस्सों में मिलता है। तो ये पूरा इलाका बिल्कुल अलग महान हिमालय में पड़ता है, महा हिमालय का ये, और उसके बाद ट्रांस हिमालय विश्व छाया क्षेत्र भी इसमें पड़ता है। और विश्व छाया क्षेत्र में ही हमारे ओम पर्वत ब्यास घाटी के अंतिम छोर पर जो जॉलिंगोंग ताल है, छोटा कैलाश का इलाका, कैलाश के रूप में जो प्रसिद्ध हो रहा है, वो पीक, वो पर्वत वहाँ पर रहता है। तो एक तरह से अगर हम नदियों में कहें तो काली नदी के उद्गम से काली का बहाव, और इधर कुटियांगती के उद्गम से गुंजी तक का बहाव, ये यानी कुटियांगती से यहाँ तक के इसके बीच के हिस्से को हम ब्यास घाटी कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हिमालयी क्षेत्र है, कुमाऊं हिमालय का भी और हमारे पिथौरागढ़ जिले का। इस बीहड़ इलाके के इसके हिमालयी जो हिस्सा है, इसकी अप्रोच, इस तक पहुंचना बहुत कठिन पहले था। और ये इलाके बिल्कुल एक तरह से बंद थे सीमांत की वजह से, कोई बहिरागत तो वहाँ नहीं जा सकता था, केवल स्थानीय लोग जा सकते थे, और विशेष परमिशंस लेकर के आप कुछ इलाकों में जा सकते थे। बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन थी सीमाओं के कारण। तो मेरा ये मानना है कि हिमालय का ये अद्भुत कुमाऊं का हिस्सा, कुमाऊं हिमालय प्रकाश में नहीं आता। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसको बारीक, क्योंकि इसमें आज भी इतनी बड़ी सुविधाओं के बाद, एयर की सुविधाओं के बाद भी उसके अंतर्वर्ती इलाकों की पहुंच आज भी बहुत ज़्यादा कठिन है। और उसको देख पाने के लिए तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपका बरसों लग जाएंगे, तब जाकर आप ब्यास, चौदास, दारमा और जोहार को देख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ये कहना है कि क्योंकि हमारे पास ऐसा इलाका था, और हमारे पास ऐसा इलाका भी था, हिमालय का अगर विभाजन किया जाए, परा हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद हम नीचे को जौलीबी से नीचे को आए, यहाँ से लेकर के चंपावत तक का हमारे पास उप हिमालय का हिस्सा जिसमें पिथौरागढ़ नगर पड़ा, और उससे नीचे चंपावत के थोड़ा आगे सुकीढांग के पास शिवालिक का इलाका, और हम नीचे उतर गए टनकपुर का क्षेत्र, भाबर का इलाका, और उधर जो है खटीमा तक हमको तराई का इलाका मिलता था, जब बेहतर पिथौरागढ़ था, जब चंपावत जिला इसमें मिलता था। तो पिथौरागढ़ तक हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ आते रहे, बाहर से भी आते रहे। जिला मुख्यालय था, सीमांत का क्षेत्र था, यहाँ से नेपाल के लिए जाने के लिए जूलाघाट से रास्ता था, और पूरा पश्चिमी नेपाल का माइग्रेशन जो लेबर था वो जूलाघाट से होकर के पिथौरागढ़ में आता था, और पिथौरागढ़ के लोगों के इंटरेक्शंस पश्चिमी नेपाल से ज़्यादा थे बनस्पत की अल्मोड़ा या कुमाऊं के अन्य हिस्सों के। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि ये सब होते हुए भी ये एक आइसोलेटेड इलाका इसे कहा जा सकता है, जो त्रिदेशीय सीमांत तिब्बत, भारत और नेपाल, इस सीमाओं पर पड़ता है। तो इसका जो भूगोल है, इसके जो निवासी हैं, इसकी जो हिमालयी बसासतें हैं, इसके जो बुग्याल हैं, बुग्याल माने अल्पाइन पास्चरलैंड्स, इसके जो ताल तलैया हैं, इसके जो बेहद आकर्षक पवित्र शिखर हैं, उनको वो बाहर बहुत कम आ पाए। तो मेरा ये मानना है कि हम इसलिए ये बात करना बहुत आवश्यक है कि इसके माध्यम से हम अंतर्वर्ती कुमाऊं हिमालय की कुछ बातों को आगे बढ़ा सकते। मैं आपसे दादा ये जानना चाहता हूँ कि जो आदि कैलाश है, उसके लिए जो अप्रोच है हमारी, वो हम पिथौरागढ़ से मानेंगे या टनकपुर से मानेंगे क्या, या फिर धारचूला से मानेंगे क्या? आप जो हमारे श्रद्धालु हैं या जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए क्या? मैं आपको अगर कहूँ तो हमारे मानस खंड में जो सबसे पुराना हमारा ग्रंथ है, जिस मानस खंड का ये एक हिस्सा है, तो मानस खंड में कैलाश यात्रा का यात्रा वर्णन, परंपरागत जो मार्ग होता था वो टनकपुर से ही ऊपर खुलता था। टनकपुर से ब्यानदूरा होते हुए वो आते थे और उसको जागेश्वर उसको देखते थे, और फिर जागेश्वर से इधर पिथौरागढ़ के इलाके में गंगोली घाट में वो आते थे, और वहाँ से ये लोग ये ध्वज पर्वत जो यहाँ पर है देवी का मंदिर, उसको देखते थे, और उसके बाद अस्कोट, और अस्कोट के बाद जौलीबी के बाद धारचूला के बाद फिर ब्यास घाटी में इन होते थे। तो वो परंपरागत मार्ग है, पैदल मार्ग, ये पूरा पैदल मार्ग। अब इस इलाके में अब जब रोडें चले गई हैं, रोडों को जाने से 14 जो भी रोड से कनेक्टेड है, 14 को छोड़कर हमें कहना चाहिए कि यात्रा का प्रारंभ जो है वो जौलीबी, जो महान हिमालय है, उसको वे ऑफ हिमालयाज कह सकते हैं। तो वो गेटवे जौलीबी को कहा जा सकता है। और दूसरा गेटवे
जब हम धारचूला को पार करके तवा घाट पहुंचते हैं तो उसको भी गेटवे किया जा सकता है, क्योंकि वहां से हम चौदास और काली नदी के किनारे ब्यास में और काली नदी के किनारे चौदास में ऊपर चल करके और हौली के किनारे ये अब जब वहां तक रोड एक्सटेंड हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह से पिथौरागढ़ पहुंचिए, क्योंकि पिथौरागढ़ का सौंदर्य अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर ये घाटी थी। आज थोड़ा सा विद्रूप हुई है कंस्ट्रक्शंस की वजह से, अदरवाइज ये बेहद सुंदर एक इलाका था पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ की वैली जो थी 16 किलोमीटर बाई 11 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, ये इतनी सुंदर थी। 1844 में पिलग्रिम जो नैनीताल के खोजी हैं बैरन, जब गंगोलीहाट के रास्ते चंडाक पैदल आए थे, तो जहाँ पर आज हमारा ही कॉइन किया हुआ मेघना रेस्टोरेंट है, तो मेघना चंडाक है, उस स्पॉट पर आकर के बैरन खड़े हुए और उन्होंने इस बेहद खूबसूरत घाटी को देखा था। तब इसमें कास्ट किए हुए खेत थे, एक नदी का दक्षिण की ओर बहती थी और एक नदी का रिज लाइन जिसमें हम बैठे हुए हैं इसके उत्तर की ओर रई नदी का रई नाम से, रईगाड़ के नाम से उधर बहती थी और चंद्रभागा जो है दक्षिण की ओर बहती थी, थलकदार और पिथौरागढ़ के बीच में। वो दिखाई देती थी क्या? ये तो नीचे जो बिल्कुल हो जाती है, नीचे नहीं वहाँ से दिखाई देती थी क्या? कहाँ से? नहीं, उसकी लोकेशंस होती, चंडाक के नहीं दिखती थी, उसकी लोकेशन नहीं, वो दिखती थी बिल्कुल नजरों में आती थी। ड्यूलेटिंग खेत से और खेत हुआ करते थे और कास्ट किए खेत होते, उसमें नीचे जाती थी और वो जाकर के अल्टीमेटली यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में वो ठुलीगार में मिलकर अल्टीमेटली काली में जाती। और ये भी ऐसे घूमकर वही ठुलीगार में यहाँ पर मिल करके ये भी ऊपर वाली भी वो उसी के माध्यम से ठुलीगार के माध्यम से काली नदी में चले जाती थी। तो अच्छा, आप ये जो घाटी थी, इस घाटी के बीच में हम लोग रिज लाइन में बैठे हुए हैं जहाँ पर ये इंटरव्यू हो रहा है। दोनों ओर कास्ट किए हुए खेत थे, बहुत कम मकान थे। तो 1844 में जब बैरन ने इसको देखा, पिलग्रिम वॉन्डरिंग्स इन हिमालय किताब लिखने वाले और नैनीताल के खोजी वो थे, तो वो इसके सौंदर्य को देख करके हतप्रत हो गए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रिटिश छावनी थी जो पहले गोरखाज की भी थी और यहाँ पे एक किला, छोटा सा स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा था। अच्छा, ये था बेहद खूबसूरत पिथौरागढ़, जिसमें समय के साथ विकास के नाम पर तेजी आई, जिला बन जाने के बाद 1960 के बाद, और इधर 80 के दशक में बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुआ। बाहर गाँव से काफ़ी लोग आकर बस गए और बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्मी पर्सनल्स गाँव में न रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए पिथौरागढ़ में ज़्यादा आए और बहुत बड़ा माइग्रेशन चंपावत की ओर से भी, धारचूला की ओर से भी, जोहार की ओर से भी, डीडीहाट की ओर से भी, जुलाघाट की ओर से भी, ध्वज कनाली छीना की ओर से, ओगला अस्कोट की ओर से, सारे लोगों ने आकर पिथौरागढ़ में मकान बनाए। इसलिए घाटी बिल्कुल डेंस हो गई और इसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बेहद खूबसूरत जिसमें कास्ट होती थी, उस कास्ट वाला जो वड्डा की ओर जाते हुए जो इलाका पड़ता है उसमें फौज आ गई। तो क्योंकि चीन से लड़ाई लड़नी थी तो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर यहाँ पर था, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर धारचूला में था। तो इसका जो पिथौरागढ़ का जो विकास हुआ है वो सीमांत जिले का सडन विकास इसलिए हुआ क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन हो गई, नेपाल की ओर से भी और आज तो नेपाल की ओर से भी कह सकते हैं, तब फ्रेंडली था चाइना की ओर से। ये तो पिथौरागढ़ जो है वो सबसे सेंसेशनल बॉर्डर था। इसीलिए जब ये बना 1960 को, उस वक्त 3 जिले जो सीमांत से जुड़ते थे, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी को के लिए उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ था और उसी के आधार पर पूरा उत्तराखंड जब अलग से उत्तर प्रदेश से हटा कि सीमांत का जो स्टेटस था वो बना हुआ है। तो ये है पिथौरागढ़। मैं तो अब इसमें जो है एक बात पूछूंगा, एक मिनट, तो ये क्या पैदल मार्ग काठगोदाम से और इधर से भी था ना, अल्मोड़ा से? हाँ, अल्मोड़े से भी था। अच्छा, अल्मोड़ा वाला रास्ता लेते थे, गंगोलीहाट से चंडाक आते थे। अच्छा, चंडाक से कुछ लोग गंगोलीहाट से वेरीनाग लेते हुए उस इलाके से भी धारचूला पहुंचते थे। वो भी पैदल मार्ग है। जो जनरली उस वक्त जो तिब्बत में जाने का मार्ग था वो मैं बहुत क्लियर करता हूँ आपको। परमानंद स्वामी ने बहुत साफ यात्रा पथों के बारे में अपनी किताब में जिक्र किया है और उन्होंने किस तरह से कैलाश किया। तो अल्मोड़ा वाले भी बीच के रास्ते को लेते हुए, पिथौरागढ़ को से हटकर बीच के रास्ते को लेते हुए बेरीनाग, डीडीहाट और फिर वहाँ से अस्कोट और अस्कोट से धारचूला होते हुए लिपुल लेते थे और उसमें से आधे जो है बेरीनाग से थल आ करके जोहार लेते थे
और कोंगरी विंगरी को पार करके ऊंटाधुरा, कोंगरी विंगरी, जयंतीधुरा को पार करके वो तिब्बत में जाते थे। तो पुराना जो मार्ग था कैलाश का, काठगोदाम से आने वाले लोग यहाँ से जाते थे और टनकपुर की साइड से आने वाले लोग पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला की ओर निकलते थे। कैलाश जो मानसरोवर है वो कभी फ्री भी था हमारे लिए? हाँ, अगर आप मानस खंड का वर्णन पढ़ें 1959 तक बिल्कुल फ्रेंडली कंट्री तिब्बत था, कहीं बहुत बड़े अवरोध नहीं थे, कोई भी वहाँ जा सकता था। और हमारा सबसे बड़ा तीर्थ भारत का जब कैलाश मानसरोवर में था, कैलाश पर्वत को सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है और मानस ताल को सबसे सुंदर ताल, दुनिया की मीठी ताल माना जाता है। तो उसके दर्शन के लिए पिलग्रिम्स जाते थे। किसी तरह का कोई अवरोध नहीं था, कोई बंधन नहीं था, कहीं पर किसी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। रेस्ट्रिक्शंस जो आए हैं वो 62 के चाइनीज इन्वेजन के बाद आए। इसका मतलब यदि रिस्ट्रिक्शन नहीं होते कैलाश मानसरोवर में तो क्या हमें और टाइम लगता आदि कैलाश को देखने में, ढूंढने में, या ओम पर्वत को देखने ढूंढने में? मुझे ऐसा लगता है कि तब ये पर्वत जो थे वो थे और उस इलाके पर बाहर के लोग तो बहुत ही कम जा रहे थे। और वहाँ के जो मूल वासिंदे शौका लोग थे, जिन्हें भोटिया भी कहा जाता है, जोहार के लोगों को तो ज़्यादातर भोटिया शब्द का प्रयोग होता है, और दारमा और चौदांस और ब्यांस वाले लोग शौका की भी रंग कहलाते हैं वो लोग अपने, लेकिन माइक्रो है रंग, वैसे शौका का ही वो है। और समय का अंतर है। जोहार जो घाटी, गोरी घाटी के जोहारी लोग हैं वो बहुत पहले ही 10वीं 11वीं सदी में ही वो लोग बहुत एडवांस हो गए थे और कुमाऊँ के बैराठ के राजाओं के साथ उनके संबंध थे और पूरे कुमाऊँ में जो है वो तिब्बत की से आयातित सामग्री को गाँव में पहुंचाते थे। पूरा नमक का जो सप्लाई होती थी वो जोहारीज करते थे और फिर इस इलाके के लोग भी करते थे, ब्यांस दारमा वाले। और ये लोग जो व्यापार करते थे, भारत तिब्बत व्यापार, ट्रांस हिमालयन ट्रेड जो करते थे, परा हिमालय व्यापार करते थे, तो उसमें पूरा जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास हैं, व्यापार के डेटा हमारे पास हैं, क्योंकि वो इलाका मेरा शोध का विषय रहा है। तो उसमें एक वक्त पश्चिमी तिब्बत का पूरा राशन ग्रेन्स जो है पश्चिमी तिब्बत में नहीं पैदा होती थी, इसलिए पूरे का पूरा राशन जो है हमारे इन पासेस से जाता था पश्चिमी तिब्बत में, पुरांग मंडी में, तकलाकोट में तो ब्यास वाले ले जाते थे, और बीच में लावेधुरा होकर के ज्ञानमा मंडी में दारमा वाले ले जाते थे, और ज्ञानमाही मंडी के आसपास के इलाकों में और उससे भी आगे गढ़तोक वगैरह में जोहार के लोग ले जाते थे। और पूरा राशन जो है ये लोग करते थे। नमक वहाँ से आता था, ऊन वहाँ से आती थी, सुहागा वहाँ से आता था। अच्छा, टिंकल सुहागा आता था, इटालियन सुहागा तब नहीं चला था। अच्छा। तो और सुहागे का ये महत्व है कि सुहागा जो है, स्वर्णकार सुहागे से जो है सोने को कहना चाहिए, उसको प्योरीफाई करते हैं, अच्छा। उसका शुद्धिकरण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन्स का तिब्बत से लोग आयात करते थे उनमें स्वर्णचूर्ण भी था। अच्छा। स्वर्णचूर्ण तिब्बत के थोंगडालूर इलाके में मिलता था। अच्छा। और फुपका जो वहाँ के लोग होते थे वो जो है सोने को, स्वर्णचूर्ण को गुफाइंस में जा कर के वहाँ से उसको एकत्र करते थे। वो गोल्ड डस्ट होता था, तो गोल्ड डस्ट जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड डस्ट जोहार के लोग लेकर के आते थे और वो जौलजीबी मेले में आता था। और द्वाली सीरा के पास एक जगह पड़ती है काली के किनारे, जहाँ पर उसका प्योरीफिकेशन होता था। ये बहुत रेयर लोगों की जानकारी में ही नहीं है और यहीं के स्वर्णकार लोग जाकर के उसका प्योरीफिकेशन करते थे। इसलिए स्वर्णचूर्ण एक बड़ी चीज़ होती थी, महंगी। कस्तूरी को लेकर के आते, समूर खालें, भेड़ बकरियों की खालें और लेके आते थे। चंवर जो पूरे देश में, भारतवर्ष के विभिन्न मंदिरों में जो चंवर बिछाया थी वो यही लोग ला करके भारत के विभिन्न बाजारों में जाते थे, वहाँ पहुँचाते, दक्षिण भारत तक पहुँचाते थे मुख्यतः। फिर एक समय में ऐसा भी आया जब अनाज के अलावा जो शौका व्यापारी थे वो कालिम्पोंग जाते थे, वहाँ से जो है चाय का जेलम ले आते थे, दार्जिलिंग से चाय लाते थे, कलकत्ता से बहुत सी चीज़ें ले करके यहाँ आते थे, जलंधर से जो है आपके कुछ ऊनी कंबल और वो ले आते थे। और बिसात खाने की जो सामग्री थी वो पहली बार तिब्बत के पूरे उस प्लेट्यू में इन लोगों ने पहुँचाई। तो एक बहुत बड़ा वो आया कि बहुत बड़ा वो व्यापार था। जो एरिया था उस एरिया में उस व्यापार को यही लोग कर सकते थे और उन्होंने जो है उसको मोनोपोली भी शौकार ने उसमें अपनी रखी, क्योंकि बाहर का आदमी उन परिस्थितियों में व्यापार जा ही नहीं सकता था, वहाँ वो दर्रों को पार नहीं कर सकता था। इसलिए जो है वो व्यापार और जिस तरह के संबंध वो तिब्बत के लोगों से ये लोग स्थापित करते थे, डोर टू डोर
घर से घर का व्यापार होता था। तो इसलिए वो इलाका और इस इलाके में इंटरेक्शन बहुत ही फ्री था और औरों के लिए भी वो फ्री था, लेकिन और लोग उस जो भूगोल था उस भूगोल में यात्राएं करना बहुत कठिन था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वही लोग वहाँ पहुँचते थे जो तीर्थ यात्री, बहुत बड़ा साधु संत तीर्थ यात्री तपस्वी, वो लोग इन मार्गों से होकर के। तो मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आपको लगता है कि शौका ये जो भूटिया है ये हमेशा ही हिंदुस्तान के ही पार्ट थे? हाँ बिल्कुल, ये जो हमारे पास जो एविडेंसेस हैं उसमें ये है कि हिमालय जो है, जो मुख्य श्रृंखलाएं हैं, जो लिपुलेख पास से पीछे को एक जो मुख्य स्काईलाइन आ रही है जिसके साथ उसोरबी अन्य सहायक वो हैं, लेकिन वो जो मुख्य हिमालय रेंज थी और उस मुख्य हिमालय रेंज के भी कुछ ऊपर की ओर जिसमें थोड़ा सा ट्रांस भी आता था, जहाँ पर हमारी बाउंड्रीज बनती, ये बाउंड्रीज बनी। इस बाउंड्री के दक्षिण का जो हिस्सा है जिसमें चौदास, ब्यास, दारमा, जोहार है, वो सब भारत के हिस्से थे पहले से, और हमारी सीमाएं तिब्बत के पठार में आगे तक जाती थी, जिनको आज चीन क्लेम करता है। और 62 के युद्ध के बाद उसने वो सब वो कर दिया, हमारी सीमाएं उस ओर जाती थी तिब्बत के पठार में। और ये मैं जब मैंने उसको रिकॉर्ड्स खोले थे तो मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी, इंडियन बॉर्डरलैंड बाई, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इंडियन बॉर्डरलैंड को क्लियर किया था। तो और वो खुद गर्ब्यांग वगैरह वगैरह सब जगहों में गए थे, तो उन्होंने इस बाउंड्री को बहुत अच्छी तरह से क्लासिफाई किया। एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि बात के समय में तो आज इन इलाकों को लेकर के बड़ी बातें हैं, नेपाल भी कभी कभी क्लेम कर लेता है, वो इसलिए क्लेम करता है कि काला पानी विवाद के रूप में एक विवाद आया। हमारा बहुत ही अच्छा एक पेपर इसमें मैंने डेवलप किया था, मैंने और शेखर ने मिलकर के, जब कोई और नहीं तैयार कर रहे थे, तो ये एक पेपर हमने डेवलप किया था, डॉक्टर शेखर पाठक और हम काला पानी और लिपुलेख। काला पानी, ये व्यापार जो था वो तो सब बार्टर ही होता, बार्टर ही सिस्टम अब था। बताता हूँ मैं तुम्हें। तो ये काला पानी विवाद है लिपुलेख वाला। तो इससे पहले तक जो है ऐसा सारे इलाके हमारे होते थे, क्योंकि इस विवाद का कारण ये है कि वो ये मानते हैं कूटी यांगती नदी में पानी ज़्यादा है और काली के ओरिजिन से लेकर के गुंजी तक पानी कम है। और काली जब बाउंड्री बनाई तो बहुत सी जगहों पर हमें इधर उधर जाता है, इसलिए जो है वो ये कहते थे कि काली जो है वो कूटी यांग, लेकिन हमने पूरे 27 मैप्स पुराने हमने दिए जिसमें हर जगह कूटी यांगती नदी को इंडिपेंडेंट नदी बताया गया है और इंडिपेंडेंट उसको हमेशा जो है काली का सहायक बताया गया। कहीं पे भी उसको काली, एक रिकॉर्ड में शायद कहीं पे वो आया है पुराना, लेकिन हिस्टोरिकली और ब्रिटिश पीरियड में सारे रिकॉर्ड्स और हमारे सर्वे के रिकॉर्ड बताते हैं कि काली नदी ही काली नदी है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है। और 1824 में ट्रेल ने जब सुगौली की संधि हुई तो उस वक्त ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनी। तो उस वक्त जो है ट्रेल की जो रिपोर्ट है 1824 की, उस वक्त का ये है कि 1816 की संधि हुई और ये 24 का रिकॉर्ड है ट्रेल का। सुगौली की संधि हुई, उसमें संधि करने वाले तो उस इलाके में गए नहीं, जॉनसन भी नहीं गया और यहाँ से नहीं गया, यहाँ से ऑक्टर लोनी और अमर सिंह थापा ये लोग थे। ऑक्टर लोनी, अमर सिंह थापा नेपाल से और जॉनसन, तो ये लोग उस इलाके को देखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने काली नदी को जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से लेकर के काली नदी को इंटरनेशनल बाउंड्री बनाया। इलाका फ्रेंडली था इसलिए कोई विवाद नहीं था। अब जब आगे चलकर और एक बहुत बड़ी बात हुई है कि ये सौभाग्य था, एक एविडेंस के रूप में हमने उसको लिया कि 1962 में जिस वक्त जो है चीन ने वो युद्ध कर रहा था तो उसने जो है नेपाल की बाउंड्री जो है वो फिक्स करी। अच्छा। तो वो बाउंड्री जो है लकीली लीपू के और छांगरू पास के वहाँ तक कर दी, इसलिए वो इलाका जो है निष्कंटक हमारे भारत का हिस्सा हुआ माना जाता है। और सैडिंग ने बहुत ही अच्छा एक नोट लगाया जिसने उस इलाके को यात्रा की थी, तिब्बतन वेस्टवर्ड बॉर्डरलैंड, इंडियन बॉर्डरलैंड करके उनकी किताब है 1904 की। तो सैडिंग ने बहुत अच्छी तरह से इस इलाके को उसमें स्पष्ट किया है कि ये इलाका भारत का हिस्सा माना जाएगा। तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसकी वजह से काला पानी विवाद पर लोगों ने हमारे इस आर्टिकल के बाद और हमारे मैप्स को देखने के बाद, काठमांडू में जो एक सेमिनार हुआ था उसमें काफ़ी लोगों ने, तो उन्होंने इस बात को माना कि हमें पश्चिमी नेपाल की कोई जानकारियाँ नहीं है, इसलिए ये विवाद जो है कुछ माओवाद के समय में कुछ लोगों ने उठाया था। लेकिन अब भारत नेपाल के संबंध कुछ इस तरह के जा रहे हैं कि वो बुदरली बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता समाप्त, और वो अपनी सीमाएं कहाँ तक, हिमाचल तक भी कभी कभी दिखा देता है क्योंकि गोरखा लोग हिमाचल तक पहुँचे थे, लेकिन ये कोई बात नहीं है।
अच्छा। काली ही स्टैंडर्ड जो है हमारी सीमाएं बनाती है। और वो विवाद उनका जो है केवल वो एजेंडा जो है वो माओवादियों का था, और माओवादियों के बाद हमारे ओली जी का जो इस वक्त फिर प्रधानमंत्री बने उस पीरियड में उस मैप को उन्होंने किया था और वो था। तो ये इस